तो एक राजा एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, आदरणीय नागसेन, एक बात बताइए, दुनिया में सब इंसान एक जैसे क्यों नहीं होते? कुछ लोग कम उम्र में गुजर जाते हैं, कुछ 100 साल जीते हैं, कुछ हमेशा बीमार रहते हैं, कुछ एकदम सेहतमंद। कोई बदसूरत है, कोई खूबसूरत। किसी की कोई सुनता नहीं और किसी के नाम का डंका बजता है। कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर। कोई छोटे खानदान में पैदा होता है, कोई बड़े। और कुछ लोग मूर्ख होते हैं और कुछ इतने बुद्धिमान। ऐसा क्यों है? और कमाल की बात है कि ये सवाल आज भी उतना ही ताज़ा और ज़रूरी है जितना शायद 2500 साल पहले था। ये सिर्फ एक राजा का सवाल नहीं है, ये हर उस इंसान का सवाल है जो अपने आसपास की दुनिया को देखकर सोचता है कि यहाँ इतनी गैर बराबरी क्यों है, क्यों किसी की ज़िंदगी इतनी आसान और किसी की इतनी मुश्किल लगती है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भिक्षु नागसेन इसका सीधा सपाट जवाब नहीं देते। हाँ, वो ये नहीं कहते कि महाराज इसका कारण ये है, बल्कि वो कहानी को एक नया मोड़ दे देते हैं। वो राजा के सवाल का जवाब एक और सवाल से देते हैं, और यहीं से ये बातचीत एक मामूली सवाल जवाब से कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। वो पूछते हैं, महाराज आप ये बताइए कि दुनिया के सारे पेड़ पौधे एक जैसे क्यों नहीं होते? कुछ का स्वाद खट्टा होता है, कुछ का नमकीन, कुछ कड़वे, कुछ तीखे और कुछ मीठे क्यों होते हैं? यह बातचीत का एक शानदार तरीका है ना, किसी को सीधे जवाब थमाने के बजाय उसे खुद जवाब तक पहुंचने में मदद करना। नागसेन ने राजा को किसी भारी भरकम फिलॉसफी में नहीं उलझाया, बल्कि उसके सामने एक ऐसा उदाहरण रखा जिसे वो रोज अपनी आंखों से देखता है। इससे बात तुरंत ख्याली दुनिया से निकलकर असल लगने लगती है। बिल्कुल, और राजा को इसका जवाब देने के लिए कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। जवाब उसकी अपनी समझ में, उसके अपने अनुभव में है। इसीलिए राजा का जवाब भी बहुत सीधा और स्वाभाविक है। वो फौरन कहता है, मुझे लगता है आदरणीय, ऐसा उनके बीजों के अलग अलग होने की वजह से होता है। और बस यही वो आहा वाला पल है। जैसे ही राजा ये कहता है, उसे अपने ही सवाल का जवाब खुद ब खुद दिखने लगता है। और नागसेन इसी मौके का इस्तेमाल करते हैं। वो राजा के ही तर्क को पकड़कर उसी को इंसानों की दुनिया पर लागू कर देते हैं। वे कहते हैं, महाराज, ठीक इसी तरह अपने कर्मों के अलग अलग होने की वजह से इंसान भी एक जैसे नहीं होते। और फिर वो राजा की पूरी लिस्ट दोहराते हैं। कम उम्र, लंबी उम्र, बीमारी, सेहत, गरीबी, अमीरी, और इन सब के पीछे एक ही वजह बताते हैं, कर्मों का फर्क। यहाँ कर्म को इंसान की जिंदगी का बीज बता दिया गया है। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। ये कर्म का बीज वाली उपमा सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये थोड़ी कठोर नहीं है? मतलब अगर इस तर्क को माने तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान गरीब है, बीमार है या कमजोर है, वो अपने ही किसी पुराने कर्म की सजा भुगत रहा है। ये तो एक तरह से पीड़ित को ही उसकी हालत का जिम्मेदार ठहराने जैसा हो गया। ये बहुत जरूरी सवाल है, और यही वो जगह है जहाँ कर्म के सिद्धांत को अक्सर गलत समझा जाता है। नागसेन का मकसद यहाँ किसी को दोष देना या सामाजिक ऊंच नीच को सही ठहराना नहीं है, बल्कि वो जिम्मेदारी और शक्ति की बात कर रहे हैं। उनका तर्क ये नहीं है कि तुम अपनी बुरी हालत के लिए खुद दोषी हो, इसलिए चुपचाप सहो। उनका तर्क ये है कि तुम्हारी जिंदगी की बागडोर किसी अनजान ताकत या भाग्य के हाथ में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर तुम्हारे पिछले कर्मों के बीज ने तुम्हें आज की स्थिति में पहुंचाया है, तो तुम्हारे आज के कर्म आने वाले कल का बीज बो रहे हैं। ये निराशा का नहीं, बल्कि ताकत का सिद्धांत है। ये आपको पीड़ित की मानसिकता से निकालकर अपने जीवन का कर्ता बनाता है। अच्छा, तो ये नजरिए का फर्क है। इसे सजा की तरह देखने के बजाय परिणाम की तरह देखा जाए, और अगर ये परिणाम है तो इसे बदला भी जा सकता है। ये बात दिलचस्प है। वैसे नागसेन ने कर्म को बीज तो कह दिया, लेकिन क्या वो इस बात को और मजबूत करने के लिए कोई और तर्क भी देते हैं? हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ एक उपमा देकर बात खत्म नहीं करते। वो अपनी बात को और वजन देने के लिए बुद्ध के कहे एक वचन का जिक्र करते हैं, और ये वचन कर्म के पूरे सिद्धांत का सार है। नागसेन कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने सिखाया है, प्राणी अपने कर्म के स्वामी है, कर्म के उत्तराधिकारी हैं, कर्म से ही जन्मे हैं, कर्म से ही बंधे हैं, और कर्म ही उनकी शरण है। कर्म ही प्राणियों को ऊंची और नीची श्रेणियों में विभाजित करता है। ये तो काफी गहरा है। इसमें कई सारी बातें एक साथ कह दी गई हैं। कर्म के स्वामी, कर्म के उत्तराधिकारी, इन सब का निचोड़ क्या है? एक एक शब्द को समझने के बजाय अगर इसका मोटा मोटा मतलब समझे तो वो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल। इसका निचोड़ ये है कि कर्म कोई बाहरी चीज नहीं है जो हम पर थोप दी गई हो। ये हमारी पहचान का ही एक हिस्सा है।
इसे हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला हिस्सा है मालिकाना हक या ओनरशिप का। जब बुद्ध कहते हैं कि तुम कर्म के स्वामी हो और कर्म के उत्तराधिकारी हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे अपने हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि मुझसे किसी ने करवा दिया। और जैसे जायदाद विरासत में मिलती है, वैसे ही अपने कर्मों का अच्छा बुरा फल भी तुम्हें ही विरासत में मिलेगा, कोई और उसे नहीं ले सकता। ठीक है, तो पहला हिस्सा हुआ ओनरशिप, मेरे कर्म, मेरी जिम्मेदारी, मेरा ही नतीजा। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है स्रोत और संबंध। जब कहा जाता है कि तुम कर्म से ही जन्मे हो और कर्म से ही बंधे हो, तो ये हमारे वजूद की जड़ की बात करता है। इसका मतलब है कि हमारा आज का जीवन, ये शरीर, ये हालात, इन सबका स्रोत हमारे पिछले कर्म ही है। कर्म वो गर्भ है जिससे हम पैदा हुए हैं, और कर्म हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार की तरह है जिनसे हम भाग नहीं सकते। ये एक ऐसा बंधन है जो हमेशा हमारे साथ चलता है। और तीसरा हिस्सा, कर्म ही उनकी शरण है। ये बात मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली लगी। शरण तो हम किसी भगवान की या गुरु की लेते हैं, कर्म हमारी शरण कैसे हो सकते हैं? और यही सबसे व्यवहारिक बात है। इसका मतलब है कि आखिर में जब कोई और सहारा काम नहीं आता, तब तुम्हारे अपने किए हुए अच्छे कर्म ही तुम्हारी ढाल बनते हैं। वही तुम्हारी असली पनाहगाह है। अगर तुमने अच्छे बीज बोए हैं, तो मुश्किल की घड़ी में भी उन पेड़ों की छांव और फल तुम्हें सहारा देंगे। और अगर बुरे बीज बोए हैं, तो कोई बाहरी शक्ति भी तुम्हें पूरी तरह नहीं बचा सकती। तुम्हारी असली सुरक्षा तुम्हारा अपना बैंक बैलेंस है, कर्मों का बैंक बैलेंस। तो राजा मिलिंद का जो मूल सवाल था कि दुनिया में इतनी असमानता क्यों है, उसका जवाब बुद्ध के इस एक वचन में छिपा है कि ये सब कर्म की वजह से है, जो हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारे वजूद का स्रोत है और आखिर में हमारा सहारा भी है। बिल्कुल। और श्लोक का आखिरी हिस्सा, कर्म ही प्राणियों को ऊंची और नीची श्रेणियों में विभाजित करता है, ये सीधे सीधे राजा के सवाल पर मोहर लगा देता है। ये किसी दैवीय योजना या महज इत्तेफाक को कारण नहीं बताता, बल्कि कारण और परिणाम के एक सीधे सरल नियम को सामने रखता है। यही वजह है कि राजा मिलिंद इस जवाब से इतने संतुष्ट होते हैं। उन्हें कोई चमत्कार या रहस्य नहीं बताया गया, बल्कि एक तार्किक जवाब मिला जो उनके ही दिए उदाहरण पर आधारित था। इसीलिए वो आखिर में कहते हैं, आदरणीय नागसेन, आप प्रतिभाशाली हैं। ये तो एक सवाल था। आपने बताया कि ये मिलिंद पन्ना नाम के पूरे ग्रंथ से है। क्या राजा ने और भी ऐसे ही मजेदार सवाल पूछे थे? पूछे थे, और वो भी एक से बढ़कर एक। ये ग्रंथ ऐसे ही गहरे सवालों से भरा है। एक और सवाल था जो आज भी पूछा जाता है। मिलिंद ने पूछा, क्या बुद्ध सर्वज्ञानी थे? क्या वो सब कुछ जानते थे? इस पर भी नागसेन ने सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, हाँ, बुद्ध सब कुछ जानते थे, लेकिन वो हर समय हर चीज के बारे में सोचते नहीं रहते थे। उनकी सर्वज्ञता इस बात में थी कि अगर वो किसी चीज के बारे में जानना चाहे तो वो उसे तुरंत जान सकते थे। ये आज के दौर में सुपर कंप्यूटर की तरह है, जिसमें सारा डेटा है, पर वो स्क्रीन पर वही दिखाता है जो आप पूछते हैं। इन उदाहरणों से एक बात साफ होती है कि नागसेन का जोर हमेशा तर्क और रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों पर था। लेकिन कर्म वाली बात पर वापस लौटते हैं। क्या सिर्फ हमारा काम ही कर्म है या इसमें और भी कुछ छिपा है? ये एक और गहरा पहलू है जिसे नागसेन आगे समझाते हैं। वो कहते हैं कि कर्म का असली इंजन चेतना है, यानी इरादा या इंटेंशन। सिर्फ क्रिया कर्म नहीं है। एक ही काम अलग अलग इरादों से किया जाए तो उसका फल बिल्कुल अलग होगा। जैसे एक डॉक्टर मरीज का पेट चीरता है और एक कातिल किसी का पेट चीरता है। क्रिया एक जैसी है, चाकू चलाना, लेकिन एक का इरादा जान बचाना है और दूसरे का जान लेना। इसलिए एक का कर्म पुण्य है और दूसरे का पाप। असली खेल क्रिया का नहीं, उसके पीछे छिपे इरादे का है। ये तो बहुत अहम बात है। इसका मतलब है कि हम अनजाने में की गई गलतियों के लिए उतने जिम्मेदार नहीं हैं जितना जानबूझकर किए गए कामों के लिए। तो फिर ये सब हजारों साल पुरानी बातें हैं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन्हें कैसे देख सकते हैं? क्या आज भी इनकी कोई अहमियत है? मेरे ख्याल से आज इनकी अहमियत और भी ज्यादा है। हम कर्म शब्द को एक दार्शनिक चश्मे से हटाकर मनोविज्ञान और व्यवहार के चश्मे से भी देख सकते हैं। आज साइकोलॉजी कहती है कि हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज होते हैं। हम जब भी कोई काम बार बार करते हैं तो वो रास्ता और पक्का होता जाता है। यही तो आदतें हैं।
तो आपका हर छोटा छोटा चुनाव, हर रोज की गई एक छोटी सी क्रिया एक बीज की तरह है जो आपके दिमाग में एक खास आदत का रास्ता बना रही है। धीरे धीरे यही आदतें आपका चरित्र बन जाती हैं। तो एक तरह से आपके आज के कर्म आपका आने वाला आप तैयार कर रहे हैं। मतलब जैसा बोगे वैसा काटोगे सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस भी यही कह रहा है। हम अपने दिमाग की वायरिंग खुद कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसे अर्थशास्त्र के नजरिए से भी देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म गेन बनाम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आज मजे के लिए जंक फूड खाना एक कर्म है जिसका फौरी नतीजा अच्छा लगता है, लेकिन सेहतमंद खाना खाना भी एक कर्म है जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आज की गई मेहनत, आज पढ़ी गई किताब, आज की गई एक्सरसाइज, ये सब ऐसे बीज हैं जिनका फल शायद तुरंत न दिखे, लेकिन भविष्य में मिलेगा जरूर। नागसेन का सिद्धांत यही कहता है कि जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता और कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। हर चीज का हिसाब है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें एक बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? ये छोटी सी कहानी हमें जीवन की मुश्किलों और असमानताओं को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। ये हमें भाग्य के भरोसे बैठने से रोकती है और अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेने के लिए कहती है। सही कहा। और यहाँ एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। इस कहानी में कर्म को हमारे जीवन का बीज कहा गया है, जो हमारे अतीत से आता है और हमारे आज को तय करता है। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारा अतीत एक बीज की तरह है जो बोया जा चुका है, तो क्या हमारे हाथ में सिर्फ उस बगीचे की देखभाल करना ही है, या हमारे पास आज इसी पल में नए और बेहतर बीज बोने की भी आज़ादी है? क्या हम अपने आज के कर्मों से न सिर्फ मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि भविष्य में उगने वाली पूरी फसल को ही बदल सकते हैं?